हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में भाई हम सबसे पहले रिएक्शन इन सीरीज के बारे में स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली यूनिटरी मेथड का ही एक तरीके की और वैरायटी है जिसमें एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट की तरह यूज में लेगा। कैसे वो उसको यूज में लेता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथाइलिन कैन बी बर्न्ड कंप्लीटली by the oxygen gas produced from complete decomposition of 49 ग्राम of KClO3। ब्रैकेट में इसका जो मोलर मास है वो मैं लिख देता हूं 122.5 ग्राम, ये इसका मोलर मास है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसने कहा है KClO3 की डिकम्पोजिशन हुई, ये हमने डिकम्पोज किया। 2 मोल ऑफ KClO3 पढ़ चुके हैं। 2 मोल KCl and 3 मोल O2 will be formed। अब जैसे ये बना, इसने कहा इसकी डिकम्पोजिशन से जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई है ना, उससे इथाइलिन को बर्न किया है। अब देखिए, ये इथाइलिन लिया, C2H4 इज इथाइलिन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये क्या बनाएगा, 2 मोल ऑफ CO2। कंबशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, CO2 प्लस H2O बनेगा, बड़ी कॉमन है। बैलेंस कर लो इसको, 2 मोल CO2 यहाँ पर 2 मोल H2O, सो 6 ऑक्सीजन हो गए, 3 मोल ऑक्सीजन। तो इसने कहा KClO3 जब कंप्लीट डिकम्पोज हो गया, जो O2 आई उस O2 की मदद से हमने C2H4 को बर्न किया। तो बताओ कितना C2H4 यहाँ बर्न होगा। अब अगर इसको देखें तो सबसे पहले जो गिवन है KClO3 उसके मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 कितने आएंगे, दैट विल बी 49 डिवाइडेड बाय 122.5। सो सोल्व करेंगे, ये मोल्स आएंगे हमारे पास 0.4 मोल्स। क्लियर है भाई, हमारे पास आ जाएंगे 0.4 मोल्स KClO3। अब हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं। हम देखते हैं इस KClO3 से ये O2 कितना बना है, उसके बाद ही तो ये यूज में आएगा। तो पहले ये देखते हैं कितना मोल ये O2 बना है। यूनिटरी मेथड से ही कर लेते हैं इसको, आप मोल मोल एनालिसिस से भी कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 2 मोल KClO3 कितना O2 बनाता है, 3 मोल O2 को फॉर्म करेगा, 3 मोल O2 बनाएगा। 1 मोल कितना बनाएगा, 3/2। सो यहां से हम कह सकते हैं कितने मोल है, 0.4 मोल। ये कितना फॉर्म करेगा, 3/2 इंटू 0.4 दैट इज 0.6 मोल। 0.6 मोल हमारे पास क्या फॉर्म हो गया है, हमारे पास O2 बना है इस KClO3 से। तो ये जो O2 है यही यहां यूज में हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 हमारे पास कितने आ गए हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 हमारे पास आ गए 0.6 मोल। अब इससे ये निकालना है, तो देखिए इससे हमने ये निकाला, इसको यूज में लिया, O2 बना। अब इस पे यूनिटरी मेथड लगा लो, एक बार और यूनिटरी मेथड आगे आ जाएगा। क्या कह सकते हैं, 3 मोल O2 बर्न करता है कितनी, 1 मोल C2H4। तो 1 मोल कितना बर्न करेगा, 1/3। अब रह गया हमारे पास है कितना O2 जो बना है, जो O2 हमारे पास आया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज 0.6। तो बताओ 0.6 मोल से कितना बनेगा, बर्न होगा 1/3 इंटू 0.6 दैट विल बी 0.2। सो हमारे पास 0.2 मोल्स आ गया है क्या, C2H4 जो कि बर्न होने वाला है। पूछा इसने कितना, हाउ मेनी ग्राम, वेट पूछा है, तो वेट आप निकाल ही सकते हो। वेट कैसे निकाल दोगे, मोल्स हमारे पास आ गए, ये मोल्स आ गए, मोल से वेट निकालना है, कैसे निकलेगा, मोल से हम वेट निकाल सकते हैं। वेट विल बी, दिस इंप्लाइज दैट वेट विल बी, जो मोल है 0.2 उसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। मोल इसके हैं तो मोलर मास भी इसका, 12 2 जा 24 प्लस 4 28 इंटू 0.2, आंसर विल बी 5.6 ग्राम। ये आ जाएगा भाई, आंसर विल बी 5.6 ग्राम। या यहां लिख देता हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई मिक्सचर एनालिसिस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। मिक्सचर एनालिसिस में क्या होगा, एक से ज्यादा कंपोनेंट दे देगा
और उन कंपोनेंट को, जैसे इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, व्हेन 4 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड NaCl इज हीटेड स्ट्रांगली 0.66 ग्राम ऑफ CO2 इज इवॉल्व, डिटरमिन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। मतलब एक से ज्यादा कंपोनेंट दिए, उन कंपोनेंट में आपने बताना है कि वहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट की परसेंटेज कितनी है या NaCl की परसेंटेज कितनी है। सो इसको सोल्व करने के लिए हम देखते हैं क्या क्या और चीजें इसने दी हुई हैं। इसने दिया है जब इस मिक्सचर को हीट किया तो CO2 इवॉल्व हुई। अब खुद देखो, इसमें तो कार्बन है नहीं, तो इससे तो CO2 आएगी नहीं, CO2 सिर्फ इससे आएगी। मतलब जो CO2 इवॉल्व हुई है उससे हम इसका वेट निकाल लेंगे और इसके वेट को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, इसकी परसेंटेज उस ओरिजिनल मिक्सचर में। देखिए NaHCO3 है, इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3 बनेगा और साथ में H2O प्लस CO2। इक्वेशन बैलेंस्ड है ऑलरेडी। मोल्स ऑफ CO2 हम निकाल सकते हैं, वेट क्योंकि गिवन है हमारे पास CO2 का। CO2 का वेट कितना है, 0.66 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2 दैट इज 44। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.015। यहां से हमारे पास मोल्स आ गए, हमारे पास किसके मोल आ गए, CO2 के। अब CO2 के मोल से हम लोग किसके मोल्स निकाल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के। यूनिटरी मेथड लगा लो, मोल मोल एनालिसिस लगा लो। हम लोग यूनिटरी मेथड से करते हैं, आप लोग मोल मोल एनालिसिस से भी कर सकते हैं। कैसे, 1 मोल CO2 कितने से बना है, 2 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और मोल ऑफ CO2 है कितने हमारे पास, 0.015 मोल CO2 है। तो बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट कितना रहा होगा, 2 × 0.015 दैट इज 0.03 मोल्स। सो देखिए 0.03 मोल्स किसके आ गए हैं हमारे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स आ गए हैं। CO2 से हमने इसके मोल्स निकाल लिए हैं। अब जैसे ही इसके मोल्स आ गए हैं, इसका वेट निकाल लेंगे। वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या जाएगा, 0.03 इसके मोल हैं इनटू मोलर मास। सोडियम का 23, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 × 3, ये सब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 84। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर यहां से आएगा दैट विल बी 2.52 ग्राम। सो इतना मास या इतना वेट यहां पर इस मिक्सचर में सोडियम बाइकार्बोनेट का है। सो परसेंटेज कंपोजिशन क्या जाएगी, परसेंटेज ऑफ NaHCO3 क्या होगी, हम वेट ऑफ NaHCO3 दैट इज 2.52 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर। टोटल वेट ऑफ मिक्सचर कितना है, 4 × 100। सो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है भाई 63%। सो परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट 63% आ गई। तो बची हुई दूसरे की परसेंटेज क्या आ जाएगी यहां पर, परसेंटेज ऑफ NaCl क्या होगी, टोटल 100% होता है, 63 ये हो गया। सो 100 - 63 दैट इज 37%। सो मिक्सचर एनालिसिस एक थोड़ी अच्छी फॉर्म है मोल एनालिसिस। प्रोसेस क्या रहेगा, जो भी डाटा गिवन है, जैसे इसमें CO2 गिवन था, उस CO2 से एक कंपोनेंट का वेट निकालो। वेट कैसे निकालोगे, मोल मोल एनालिसिस लगाओ या यूनिटरी मेथड लगाओ। जैसे हमने यूनिटरी मेथड लगाया, 1 मोल CO2 से 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। मोल है CO2 के 0.015, उससे 0.03 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। मोल आ गए सोडियम बाइकार्बोनेट के, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, यहां से वेट आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट का। और किसी कंपोनेंट का वेट डिवाइड बाय टोटल वेट इनटू 100, वो वहां उसकी परसेंटेज रही होगी। और 100 में से माइनस कर दो उसको, सेकंड कंपोनेंट की परसेंटेज आ जाएगी। बोलो क्लियर है। ये वाली वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है भाई, जो एग्जामिनर को काफ़ी पसंद है पूछने के लिए। सो ये आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है भाई प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन।
प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन जैसे नाम से ही क्लियर है, एटम कंजर्व रहेंगे, मतलब एटम को ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो जरूर जा सकते हैं। ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के ऊपर ही बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जैसे ये लिखा हुआ है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है कि जो मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऐसे ही सेम एटम को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म मतलब एक कंपाउंड से वो कोई दूसरा कंपाउंड में चला गया होगा, बट ऐसा नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय हो गया या कहीं से एकदम अचानक क्रिएट हो गया। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे देखिए, मैंने एक रिएक्शन लिखी, KClO3 गिव राइज KCl प्लस O2। अब इसमें क्या है, क्लोरीन है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला गया, KClO3 से KCl में चला गया, बट ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रॉय हो गया इस रिएक्शन में। सो ये स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ एटम्स आर कंजर्व्ड, एटम अगर कंजर्व्ड है, लेफ्ट साइड जितने एटम उतने ही राइट साइड एटम है, देन मोल्स ऑफ एटम शैल आल्सो बी कंजर्व्ड, तो मोल भी उनके कंजर्व रहेंगे, और मोल अगर कंजर्व होंगे तो मास भी उनका वहां पर क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। सो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अब इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इट इज जनरली यूज्ड व्हेन वी डू नॉट गेट द आइडिया ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं या हमसे इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है बिकॉज उसके अंदर कोई कंपोनेंट मिसिंग है, ऐसे केस में हम इसकी मदद लेंगे POAC की। सो POAC से जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है पहले, उसके बाद इसका क्वेश्चन करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। जैसे KClO3 गिव राइज KCl प्लस O2, इक्वेशन देखिए आप बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन का नंबर 3 है, ऑक्सीजन का नंबर 2 है। POAC यूज करते टाइम बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, मत करना बैलेंस। अगर इक्वेशन आपने बैलेंस ही कर ली तो यूनिटरी मेथड लगाइए, बड़ा सिंपल पड़ेगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर नहीं बैलेंस हो पाती है तो ही हम POAC की तरफ जाएंगे। सो यहां पर इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब हम क्या कहेंगे, माना मैं लगाता हूं POAC ऑन पोटेशियम, पोटेशियम के एटम के ऊपर लगाता हूं मैं POAC, तो क्या कहता है POAC, टोटल एटम्स ऑफ K ऑन लेफ्ट हैंड साइड is equal to total atoms of K on right hand side। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पोटेशियम के एटम का नंबर क्या होगा, सेम। तो अब कैसे, यहां पर देखिए पोटेशियम के एटम कितने हैं, 1। कैसे अप्लाई करना है, देखिए जो नंबर ऑफ एटम है जिस कंपाउंड में वो है 1 लिख दिया, इनटू नंबर ऑफ मोल जिसके अंदर ये प्रेजेंट था पोटेशियम। पोटेशियम किस में प्रेजेंट था, KClO3 इज इक्वल टू, और लेफ्ट साइड किसी में नहीं है, इसमें पोटेशियम कितना है 1 इंटू नंबर ऑफ मोल जिसमें पोटेशियम प्रेजेंट है, दैट इज KCl। इसमें क्या K है, नहीं है, होता तो ऐड कर देते यहां, अब नहीं है तो लिखेंगे नहीं। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। क्या ऐसे करके हम POAC और एटम पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। हम POAC यहां क्लोरीन पे लगा लें, POAC ऑन क्लोरीन, कैसे जाएगा, टोटल क्लोरीन एटम ऑन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू टोटल क्लोरीन ऑन राइट साइड। इसमें क्लोरीन का नंबर कितना है 1 इंटू नंबर ऑफ मोल जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, दैट इज KClO3 इज इक्वल टू, इसमें क्लोरीन का नंबर कितना है 1 इंटू नंबर ऑफ मोल जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, इसमें है ही नहीं। सो ये एक और इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब हम POAC लगा के देखते हैं ऑक्सीजन पे, POAC ऑन ऑक्सीजन, एटम के ऊपर लगता है भाई, ये नाम से क्लियर है, एटम कंजर्वेशन। इसमें ऑक्सीजन का नंबर कितना है KClO3 में 3 इंटू नंबर ऑफ मोल जिसमें ऑक्सीजन है, दैट इज KClO3 इज इक्वल टू, अब इसमें नहीं है, अब इसमें है 2 इंटू नंबर ऑफ मोल जिसमें ऑक्सीजन है, दैट इज O2। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। सो जब हम POAC लगाएंगे ऐसे हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस आ जाएंगी। उन इक्वेशंस को अगर आपस में हम रिलेट करेंगे, सो जिसके बारे में पूछा है वो चीज हम निकाल सकते हैं। करता हूं POAC
हमें किसी भी एटम के ऊपर हम लगा सकते हैं जो एटम कंजर्व रहेगा। माना यहां पोटेशियम कंजर्व है तो पोटेशियम पे पीओएसी लगाएंगे तो टोटल पोटेशियम का नंबर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टोटल पोटेशियम एटम का नंबर राइट हैंड साइड। पोटेशियम का नंबर 1 है इंटू नंबर ऑफ मोल जिसमें पोटेशियम प्रेजेंट था। पोटेशियम का नंबर 1 है इंटू नंबर ऑफ मोल जिसमें पोटेशियम प्रेजेंट था। लेफ्ट वाली चीज को लेफ्ट साइड रखो और राइट साइड वाली चीज को राइट साइड रखो इक्वेशन में और इक्वल कर दो। ऐसे ही क्लोरीन पे हमने अप्लाई किया, ऐसे ही ऑक्सीजन पे अप्लाई किया और इक्वेशंस को हमने आपस में रिलेट किया और रिलेट करके हमें जो भी कंपोनेंट के बारे में पूछा उसके बारे में हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन से इसको डिस्कस करेंगे तब और अच्छे से ये क्लियर होगा, सो नोट कीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है भाई, राइट पीओएसी इक्वेशन ऑन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इन द गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन है। अब मुझे लगता है बाई चांस कि भाई ये मैं इक्वेशन बैलेंस करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तब हम पीओएसी की मदद लेंगे। अगर बैलेंस हो सकती है तो यूनिटरी मेथड आप अप्लाई करो डायरेक्ट। लेकिन इसने तो ये पूछा है कि बताओ इसकी पीओएसी इक्वेशन क्या होगी, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। सो हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे बिकॉज पीओएसी लगाना है, बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहां से हम पीओएसी लगाते हैं। सबसे पहले पीओएसी ऑन एच एटम, हाइड्रोजन एटम्स पर लगाते हैं। इसमें हाइड्रोजन एटम है नहीं, इसमें हाइड्रोजन है 1 इंटू नंबर ऑफ मोल जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है HNO3 इज इक्वल टू, इसमें हाइड्रोजन है 3 इंटू नंबर ऑफ मोल जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें हाइड्रोजन है नहीं, इसमें और हाइड्रोजन है, राइट साइड है तो ऐड करो। कितने हाइड्रोजन है 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बिकॉज इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऐसे ही हम पीओएसी किस पे लगा सकते हैं, ऑन ऑक्सीजन एटम। फॉस्फोरस पे भी लगा सकते हैं, यहाँ नाइट्रोजन पे भी लगा सकते हैं, बट हमसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे पूछा है तो उस पे लगा रहे हैं हम। इसमें ऑक्सीजन है नहीं, इसमें है, कितने हैं 3 इंटू नंबर ऑफ मोल जिसमें ऑक्सीजन है। इसमें है यस 4 इंटू नंबर ऑफ मोल जिसमें ऑक्सीजन है। इसमें है यस 2 इंटू नंबर ऑफ मोल जिसके अंदर है। इसमें है यस 1 इंटू नंबर ऑफ मोल जिसके अंदर ऑक्सीजन है। सो भाई ऐसे हम पीओएसी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एटम के ऊपर। एक और क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए भाई, इसके ऊपर बेस्ड 27.6 gram K2CO3 was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon to K2ZN3 FeCN6 whole twice, जिसका मोलिकुलर मास कितना दिया है 698। फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट, फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट है भाई, ये जो बना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसका वेट पूछा है। अब इसको हम इक्वेशन के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। 27.6 ग्राम K2CO3 was treated by series of reagent, मतलब K2CO3 को रिएजेंट्स के साथ ट्रीट करवाया, कौन से रिएजेंट है वो नहीं बताया, और एक प्रोडक्ट बना K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसमें कन्वर्ट हुआ। अब आप खुद देखिए, मैंने क्या कहा था, पीओएसी हम तब अप्लाई करेंगे जब हम इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। यहां हमें इक्वेशन के बारे में यही नहीं पता कि भाई रिएजेंट कौन से हैं। अगर हमें रिएजेंट का ही आइडिया नहीं होगा तो हम कैसे इस इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है पीओएसी। सो अब पीओएसी भी हम किस पे लगाएं, पोटेशियम पे लगाएं, जिंक पे लगाएं, आयरन पे लगाएं, कार्बन पे लगाएं, नाइट्रोजन पे लगाएं, किस पे लगाएं। ऐसे हर एक पे अलग अलग लगाते गए तो पूरा टाइम ही बीत जाएगा। ऐसे केसेस में वो आपको हिंट देता है, वो लिख के देता है ये एटम वहां पर कंजर्व रहा होगा, या कोई और हिंट दे देगा। जैसे इस क्वेश्चन में इसने कहा है was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon to this compound, मतलब कार्बन कंजर्व रहा है कि इसका सारे का सारा कार्बन इसमें चला गया, तो कार्बन यहां कंजर्व करते हुए हम कार्बन के ऊपर पीओएसी लगाएंगे।
सो देखिए POAC ऑन कार्बन कैसे लगा सकते हैं हम, देखिए कार्बन का नंबर इसमें कितना है 1 इंटू नंबर ऑफ मोल जिसमें कार्बन प्रेजेंट है दैट इज K2CO3 इज इक्वल टू ये तो रिएजेंट है कोई भी, इसका नहीं पता हमें, इसमें कितना कार्बन है 6 तो ये हो गए इंटू 2, सो टोटल हमारे पास कितने कार्बन हो गए 12। देखो 6 तो ये इंटू 2 12 कार्बन हो गए इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट, इसको हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं पूरे का पूरा, ये प्रोडक्ट है। ये हमने POAC की इक्वेशन लगाई, इसमें अब हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए वैल्यू पुट करके कैसे आएगा 1 इंटू मोल ऑफ K2CO3 कैसे आएगा, वेट दिया है K2CO3 का और उसका मोलर मास भी हमें दिया है 138 ग्राम। सो गिवन मास 27.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 138 ग्राम इज इक्वल टू 12 इंटू वेट ऑफ द प्रोडक्ट गिवन मास, या जो हमें निकालना है मास यहां पर तो पूछा है, सो वेट ऑफ द प्रोडक्ट जो हमें निकालना है डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास इसका कितना दिया है 698 ग्राम। सो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वेट ऑफ द प्रोडक्ट, वेट ऑफ द प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा और वो वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 11.6 ग्राम। सोल्व कीजिए आप और ये आंसर आएगा आपके पास 11.6 ग्राम। सो देखिए ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर इक्वेशन के रिएजेंट ही वो गायब कर गया, इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर पाएंगे, ऐसे केसेस में POAC से ही क्वेश्चन सोल्व होगा। और POAC लगाना किस पे है, जो एटम कंजर्व होगा वहां हिंट दे देगा कि ये एटम कंजर्व है, जैसे यहाँ कार्बन को दिया है, कार्बन पे POAC लगाया 1 इंटू नंबर ऑफ मोल जिसमें ये प्रेजेंट है, 12 इंटू नंबर ऑफ मोल जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, और मोल कैसे निकाले गिवन मास बाय मोलर मास, और ये तो मास हमें निकालना है डिवाइड बाय मोलर मास, यहां से वेट आ जाएगा दैट विल बी 11.6 ग्राम। सो ये सारा था भाई POAC से रिलेटेड, ऐसे हम POAC के क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इसको यूज कब करना है, जब हम इक्वेशन को बैलेंस ना कर पाए या इक्वेशन बैलेंस नहीं हो सकती है। सो नोट कीजिएगा भाई इसको। अब आता है भाई ड्यूलोंग्स पेटिट लॉ। ये लॉ भी एक इंपॉर्टेंट लॉ है अगर हमें एटॉमिक वेट निकालना हो, एटॉमिक मास निकालना हो। प्रोडक्ट ऑफ अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड एलिमेंट इज 6.4। मतलब किसी सॉलिड के लिए अप्रोक्स एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट जो सॉलिड की होगी उसका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू 6.4। ये इसकी एक्सप्रेशन है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 ग्राम लें और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री चेंज करें तो जो हमें हीट देनी पड़ेगी दैट हीट विल बी नोन एज स्पेसिफिक हीट। So specific heat is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius। और ये जो स्पेसिफिक हीट यहां होगी ना, ये कैलोरी पर ग्राम में होनी चाहिए, कैलोरी पर ग्राम। सो इस लॉ की कंडीशन याद रख लेना भाई, एक तो ये कंडीशन कि ये सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है, दूसरा उस सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम में होनी चाहिए। अगर कैलोरी पर ग्राम नहीं है तो उसको कन्वर्ट करके कैलोरी पर ग्राम में लेके आइए, तभी इसको अप्लाई कीजिए, तभी ये जो अप्रॉक्स एटॉमिक मास और स्पेसिफिक हीट की मल्टीप्लीकेशन है ये 6.4 के इक्वल आएगी। क्लियर है? सो ये था ड्यूलोंग्स पेटिट लॉ, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं भाई इसके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल इज 0.16 कैलोरी पर ग्राम, कैलकुलेट इट्स अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास। सो देखिए स्पेसिफिक हीट दी है और उससे एटॉमिक मास हमें निकालना है, तो हमें पता है ड्यूलोंग पेटिट लॉ लेना पड़ेगा। सो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है ड्यूलोंग पेटिट लॉ, अप्रॉक्स एटॉमिक मास into specific heat
इज इक्वल टू 6.4। अब अप्रोक्स एटॉमिक मास कितना जाएगा? स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दी है 0.16 और ये है 6.4। सो यहाँ से सोल्व करेंगे, हमारे पास आएगा अप्रोक्स एटॉमिक मास, इट विल बी 6.4 डिवाइडेड बाय 0.16। सो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40। सो ऐसे हम सोल्व कर सकते। तो आज हमने क्या क्या किया भाई? सबसे पहले हमने किया रिएक्शन इन सीरीज, देन हमने क्वेश्चन किया पर मिक्सचर एनालिसिस के ऊपर बेस्ड, उसमें परसेंटेज निकालनी है कि किसी कंपोनेंट की क्या होगी। उसके बाद हमने किया प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, जो कि हमें तब यूज में लेना है जब हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं या फिर रिएक्शन बैलेंस नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमने किया ड्यूलोंग पेटिट लॉ, जिससे हम एटॉमिक मास निकालते हैं, बट ये एप्लीकेबल है किसके लिए? सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है। और दूसरा स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम में होनी चाहिए, जो इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी ही गिवन थी, अदरवाइज इसको कन्वर्ट करते। क्लियर है? सो आज के क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।